नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी दल और पार्टी बदलाव की तैयारियों में हैं। कहीं संगठन में बदलाव हो रहा है तो कहीं नेतृत्व पे सवाल हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण यह कदम उठाया गया है। इसकी जानकारी मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से खुद दी है। अब आरोप यह है कि विधानसभा चुनाव में गलत फीडबैक देने के चलते उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। अब इसी साल यूपी विधानसभा चुनावों में नकुल दुबे को पार्टी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश किया गया था। नकुल दुबे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी माने जाते हैं। पार्टी के निष्कासन के बाद नकुल दुबे ने अभी अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं कि आखिर वो किस दल में जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि अपने सभी लोगों के साथ बैठकर वो आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं राजनीतिक दल में रहेंगे, लेकिन किसी दल में रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है। नकुल दुबे से जुड़े लोगों का हालांकि ये कहना है कि वो 1-2 दिन में अपने समाज के साथ बैठेंगे, आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। अगर विधानसभा चुनाव में मायावती की रणनीति को देखें तो उसमें यह साफ था कि वो ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुनाव में हार के बाद अब मायावती बदलाव के मूड में नजर आ रही हैं और नकुल दुबे का पार्टी से निकाला जाना इस ओर ही सीधे तौर पर इशारा कर रहा है। तो नकुल दुबे को पार्टी से निकाले जाने पर सियासी गलियारों में क्या चर्चा हो रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। बसपा की तरफ से नकुल देव की विदाई, तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी क्योंकि मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार का आप माहौल देख रहे हैं तो ये अभी शुरुआत है और मुझे लगता है ये चीज, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो लोकतांत्रिक मुद्दों से बहुत दूर है, लोगों से दूर है, अपने एजेंडे से दूर है और वो जिन चीज़ों को लेकर के आए थे या जिन मुद्दों से वो लोग चुनाव में उतरे थे, लोगों के हितों के लिए उतरे थे, वो तो उन्होंने पूरा किया नहीं। वो चीज़ें जो उनकी थी वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है, तो उनके लोगों को ये मालूम हो गया है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए और वो अभी कहाँ है, तो उन लोगों को समझ में आ रहा है और इस सिलसिला मुझे लगता है अब रोज ही चलने वाला है। मायावती जी हार के कारणों को तलाश रही हैं, हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए ये सोच रही हैं और संदेश देना चाहती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीएसपी में एक ऐसी सोच चल पड़ी है कि जब ब्राह्मण बीएसपी को वोट देने को तैयार नहीं है तो ब्राह्मणों को क्यों नेतृत्व में धोया जाए। ये जो बात है इस किस्म से परवान चढ़ रही है कि जो भी महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण बैठे हैं उनसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं या फिर उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है और पार्टी में मायावती जी के परिवार और एक जाति विशेष का कब्जा होता जा रहा है। तो हालांकि पार्टी में जीत हार के बाद बड़े परिवर्तन होते हैं और बहुजन समाज पार्टी में भी अब चूंकि हार का आकलन हो रहा है, इसलिए अब नकुल दुबे को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निष्कासन उनका कर दिया है। नकुल दुबे कौन सी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे इस पर सस्पेंस है, चूंकि उनके करीबी ये कह रहे हैं कि वो अभी अपने समाज के लोगों के साथ बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन तमाम पार्टियों में आप देख रहे हैं कि इस समय बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। कहीं नेतृत्व को लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो फिर कहीं अपनी ही पार्टी के अंदर नेताओं को निष्कासन करने का जो फैसला है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन इसका परिणाम अगर अब आगे आने वाले चुनावों के साथ आप जोड़ेंगे तो उसको आप किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि ये वो प्रमुख चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द आप कह सकते हैं कि पार्टी ने अपने एक नए समीकरण को बुनने की कोशिश की थी, जिसमें दलित और सवर्ण का जो कॉम्बिनेशन है वो मायावती के द्वारा बनाने की कोशिश थी। और इसी के चलते मायावती, आपको याद हो कि जब सत्ता में उनकी वापसी हुई थी तो ये कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उस वजह से उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार प्रदेश के अंदर बनाई थी। लेकिन अब चूंकि बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसमें अपेक्षित सफलता का न मिलना,
ऐसे में अब उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इन पार्टियों के अंदर आप देख रहे हैं कि बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उनका आगे आने वाले भविष्य में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंपैक्ट क्या होगा, जिस पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कंचन द्विवेदी जी, स्वागत है आपका चर्चा में। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राघवेंद्र दुबे जी, आपका भी स्वागत है। और सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुनील कौशिक जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। कंचन जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि हम लोग देख रहे हैं, हालांकि पार्टी में जब जीत मिलती है तब बहुत ज्यादा उस पर कोई मंथन या आकलन की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन हार के बाद हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो तमाम समीकरण बनाए जाते हैं उनमें बहुत बड़े परिवर्तन उस हार के बाद देखने को मिलते हैं। अभी मायावती जिस तरह से निष्कासन कर रही है नकुल दुबे का, एक रिएक्शन मैं आपका इसके ऊपर चाहूंगा, इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, और हमारे सभी पैनलिस्ट को, वरिष्ठ को नमस्कार, हमारे पत्रकार साहब बैठे उनको बहुत बहुत नमस्कार देना। बाकी देखिए, अगर मैं इस बात पर बोलूँ ना तो यही सच है। अभी आपने भूमिका के तहत एक बात कही कि जब हम जीत जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि किसकी बदौलत जीत गए हैं, जब हम हार जाते हैं तो यही खोजते हैं कि हम ये हार का ठीकरा किसके सर पे फोड़ दे। और मुझे लगता है कि मायावती जी इसीलिए यही कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो किस वजह से, क्योंकि वो खुद को खोज नहीं रही है, वो खुद को देख नहीं रही है, अपनी कमियों को देखना नहीं चाहती हैं, अपनी जो जिदें हैं उनको देखना नहीं चाहती है कि वो किस वजह से जनता के हृदय से निष्कासित कर दी गई है, और वो निष्कासन की वजह किसी और पर डाल रही है, और वो क्रोधित होकर के किसी न किसी पर फूटता चला जा रहा है। मुझे तो बस यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अब समझ नहीं पा रही है, वो अब देख नहीं पा रही है, वो ये नहीं जान पा रही है कि वो कैसे अब दोबारा से जनता के हृदय में अपना साम्राज्य फिर से कायम करें। इसीलिए वो इस तरीके के कार्य करते हैं। राघवेंद्र दुबे जी, एक तो नकुल दुबे को जिस तरह से निष्कासित किया गया, एक रिएक्शन इस पर भी, और दूसरा यह है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी आपके जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनकी नाराजगी की भी बात है, नेतृत्व को लेकर के भी सवाल हैं। आज तो असदुद्दीन ओवैसी भी एक पत्र लिख रहे हैं, आजम खान को कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, क्योंकि मुस्लिमों की बात को समाजवादी पार्टी के अंदर सुना नहीं जा रहा है। कैसे इसको देखा जाए, इस पर भी आपका एक रिएक्शन मैं चाहूंगा। और जो निष्कासन किया मायावती ने, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, राघवेंद्र जी? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मायावती ने जो नकुल दुबे का निष्कासन किया है, हालांकि ये उनकी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है कि वो क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं, उनका निर्णय उनके ऊपर है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से उनको भी अपनी भी समीक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक पार्टी जिसका लगता नहीं था कि कभी चुनाव लड़ भी रही है, और वो इस ढंग से कम 21-22%, 23% वोट तो उनको ऐसे ही मिल जाते थे, अब की बार पूरा आत्मसमर्पण किया और उनके वोट परसेंट घट करके ये 5-6% पे आ जाना बड़ा हास्यास्पद। एक सीट जीत गए, चलो कम से कम 0 नहीं वहां पर हुआ, तो ये बड़ी बात है। और दूसरा कि मायावती जी भी कितनी एक्टिव रही, कितना उन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार किया। अब वो क्योंकि अपने ऊपर तो कुछ एक्शन होगा नहीं, अपनों के ऊपर होगा नहीं, किसी ना किसी के ऊपर उस पर नारियल तो फोड़ना है उसके सर पर, तो नकुल दुबे इसमें आ गए हैं और वो उनका अपना निर्णय है, वो किसको निकालती हैं रखती हैं। हाँ, जब ब्राह्मण वोट देने की मशीन बन जाता है तब सहर्ष स्वीकार करते ही हैं, लेकिन जब वो वोट नहीं देते हैं तो फिर यही गति होने लगती जो अब हो रही है, समीक्षा में यही निकाले जाएंगे। और जबकि नकुल दुबे एक बड़े नेता बसपा के हैं और प्रतिष्ठित वकील भी हैं। मैंने उन्हें देखा था कि 2007 में, शायद 2007 के जब मायावती जी ने शपथ ग्रहण उनका चल रहा था, जब वो मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने शायद उनके पैर नहीं छुए थे, बकाया तो सारे लाइन लगा करके पैर छू रहे थे। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि चलो कम से कम एक कोई ऐसा तो है जो कम से कम झुक नहीं रहा वहां पर, लेकिन आज उनको भी निकाल दिया गया है। रही बात दूसरी, जो आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, ओवैसी का जो काम था वो उन्होंने अपना कर दिया है। आजम खान को वो अपने तरफ बुला रहे हैं, उन्होंने जो काम करना था, जो विधानसभा चुनाव में जो भी था उन्होंने काम। लेकिन ये मौका कैसे मिल गया ओवैसी को भाई? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को भी आप नहीं कहेंगे, ऐसे तो आप आरोप लगा देते हैं कि भाई उनकी बी टीम है, लेकिन आपकी अपनी ही पार्टी के अंदर से ही आवाज है, कह रहे हैं कि उनके कपड़े से बदबू आती है आप लोगों को, आप लोग उनकी रहनुमाई नहीं करते हैं, आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव जाते नहीं हैं। अगर इस तरह की बात उठनी शुरू हुई है तो फिर आप लोगों ने मौका कहीं ना कहीं तो दिया है, अब उसका फायदा तो उठाएंगे ओवैसी।
देखिए, ऐसा ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि लगातार आजम खान साहब के पक्ष में किया गया। कोर्ट में कोई अगर मामला है, उसमें अगर कोई पार्टी कुछ कर सकती हो तो फिर तो बताइए, क्या सरकार भी नहीं हमारी, तो पार्टी नहीं नहीं, कुछ ये कर तो सकती, आपको कोर्ट में कन्विंस मामला करना है चल ना रहा है। भाई, हम ये तो तो आपको नैतिकता कन्विंस करना है। आपकी पार्टी के इतने नैतिकता पुराने करूंगा, नेता हैं, लगातार उनको वो कहाँ जीतते मान रहे सम्मान हैं। मिलेगा, आजम कहाँ खान का मान क्या सम्मान रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ है वो तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उस खेमे से आवाज उठना इसका मतलब दिखा रहा है कि जो बात कही जा रही है उस लाइन पर कहीं ना कहीं तो आप लोग फॉल्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो आवाज वहां से उठी। देखिए, अगर जो ये बात है, अगर बात बहुत सारी चीजें हैं, कहते नहीं है कि अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं होती, जब आप हार जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बहुत सारे नेता दुहाई देने लग जाते हैं, बहुत सारे नेताओं को जब छोड़ना होता है और पार्टी नहीं होती है तो बहुत सारे नेता तो ये भी कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो लोकतंत्र ही नहीं बचा है। वो जाकर के फिर नहीं, सत्ता की गोद में मैं कुछ बोलना सत्ता चाहूंगी। की गोद में कूद जाते हैं, आगे जाके सत्ता की नहीं, गोद में कूद जाते हैं। तो बहुत सारे लोग रहे हैं। आज मायावती जी की जिनकी बात हो रही है, आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने क्या किया। वो तो एक तरफा उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, अब वो तो दूसरे पे समीक्षा कर रही हैं। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है तो किस बात की समीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कितनी मीटिंग करी, कितनी रैली करी, कोई रैली नहीं करी उन्होंने। उन्होंने यहाँ तक ये जरूर किया कि जहां तो जहां अच्छा था ना समाजवादी भाई, वो नहीं कर रही थी तो उनके वोट को आप लोग अपने अपनी तरफ खींच लेते, वो तो आप लोग कर नहीं पाए। बीजेपी की तरफ चला गया है तो आप कहेंगे कि भाई देखिए वो मिलके कर रही थी, ऐसा थोड़ी ना होता उन्होंने है। ये किया जनता कि के जहां बीच में जहां जाने के लिए तो सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं, समाजवादी पार्टी पर क्यों भरोसा नहीं कर लिया? समाजवादी पार्टी जहां जहां उन्होंने जिस जाति के व्यक्ति को जहां पर टिकट मिल गया, उसके बाद उन्होंने घोषणा की और फिर वही लड़ा दिया, जिससे कि लगे कि ठीक है, चलिए बीजेपी अब का राघवेंद्र व्यक्ति जी जीत आपका गया। आकलन हो सकता है, मुझे लगता है थोड़ा और इसकी अगर डीप में आप जाएंगे तो बढ़िया आकलन आप कर सकते हैं और आपको करना नहीं चाहिए। नहीं, 122 सीटों पे दिया नहीं है नहीं उन्होंने, ठीक ऐसे है, ही आप लोगों को जीते, मैं दिया थोड़ी ना जिनको कह रहा हूं, हमने लेकिन जीत उस दिया। आप तो कह रहे हैं ना कि देखिए जीत नहीं होती तो क्या होता है। अब वही जो आपकी 122 सीटें, उसके बाद भी देखिए आपकी ही पार्टी के अंदर से आवाजें हैं, चाचा भी नाराज हैं, 88 आजम खान भी 88 नाराज सीटें हैं, 88 पार्टी के कुछ सीटें और ऐसी नेताओं रही ने जो भी आवाज उठाई, 2088 जिनके सीटें साथ नाराज। गठबंधन किया उनकी तरफ से भी तमाम तरह की बातें हुई। भाई ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि कोई फॉल्ट लाइन है जिसको आप लोग अभी भी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं या देखिए, उसको करना नहीं चाहते हैं आप लोग। बात तो वही है कि आप जो कह रहे हैं कि 88 सीटें हम 1000-2000 से उस पर हारे हो, और निश्चित रूप से मैं तो निश्चित समीक्षा होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। निश्चित, अगर आप ठीक है, चलिए अब मैं सुनील कौशिक जी का रुख करूंगा। ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए अब 122 जो जीते हैं उसमें भी तो जीत हार का अंतर देखना पड़ेगा ना, कि कहीं पर ऐसा हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन से आप भी जीते हो, तो ये बात बीजेपी भी कह सकती है। सुनील जी, आप इसका आकलन कैसे करेंगे? दो बड़ी पार्टियां प्रमुख विपक्षी के तौर पर जिनको हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर और जिनको हम लोगों ने सत्ता चलाते हुए देखा, आज उनके अंदर जो स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी को हम लोग देखें या समाजवादी पार्टी को, इसको आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे देखते हैं? और अभी जिस तरह से नकुल दुबे का निष्कासन हुआ, इसके क्या मायने समझ में आ रहे हैं? देखो चित्रांश, नकुल दुबे को चेहरा है 2012 के बीच में, जब बहुजन समाज सरकार हुआ करती थी, जी सतीश चंद्र कहे करते थे और बहुत सारे बड़े निर्णय नकुल दुबे के मांग। और यदि हम बात करें पूरे तो सतीश मिश्र दूसरा एक वो बड़ा बात है, और तीसरे नकुल दुबे वो जिम्मेदार आज को किस तरह के साथ हो। तो ये आज इस नकुल दुबे को निकाला गया है। यदि इसकी समीक्षा आपसे करूं तो कोई दो राय नहीं है, बीजेपी को लाभ पहुंचा 2022 के चुनाव। और जिस तरीके से समाज पार्टी के बड़े में बहनजी भी शामिल, तमाम ऐसे बीटों को कहा कि ये हमारा प्रक्रिया से होता है, लेकिन क्या ये वास्तव है? क्या जन समाज पार्टी का तब गया इसको भी मानने के लिए, क्योंकि लगभग 2 वोट बीजेपी को मिला, 12% वोट बसपा का कम, और समाजवादी पार्टी 10 से 12%। तो ये समाजवादी पार्टी भाग नहीं सकती। बहुजन समाज पार्टी बहुत सारा एक हिस्सा समाजवादी पार्टी का वोट मिला है। आपकी समीक्षा समाजवादी पार्टी, दूसरा तमाम ऐसे आपने के समाजवादी पार्टी से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे नेता हार में जिनका खुलती पक्ष में रहते हुए वो गिरा हो, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है।
उनके साथ सत्ता पक्ष से कैसे वो न तो है कि तमाम पार्टी से जो स्थिति थी कैसे सहयोग अगले चाहिए था समाजवादी और उसका एक कारण भी था। यादव इसको मानते बड़े नेता जो हैं उनके चक्रव्यूह नहीं, सब बड़े नेता नहीं, पाल यादव हैं, रामपाल यादव हैं और माजी हैं वो अब नहीं रहे, तो जो नेता थे जहाँ के साथ वो काउंटर और मुलायम सिंह के साथ की और तो ये इसकी वजह 2012 से मुख्यमंत्री रहे तो कभी मंत्री नहीं, तो ये लास्ट में 2017 में तरीके से मंच करने उससे सारा स्पष्ट सारे ऐसे लोग थे हमारी पार्टी में आने को तैयार मंच पर पोस्टिंग के लिए मंत्रालयों को बड़े मंत्रियों को हाथ बांधे गए थे तो किया था उसका आरोप नहीं। अब उस चक्रव्यूह से निकल रहे हैं, समझना पड़ेगा जिन चक्रव्यूह से आप या वो लोग अगना बड़ा नेता इनको सत्ता पर 2024 लेकिन सुनील जी 2024 के अंदर क्या आपको लग रहा है कि जो स्थितियां अभी इस समय हैं उसमें चुनौती के तौर पर या कोई चैलेंज के तौर पर अभी हो पाएगा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं विपक्षी पार्टियों के अंदर उसमें भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करेंगे कैसे, क्योंकि यही तो वो चेहरे हैं जिनके साथ आपको तो अभी लोकसभा चुनावों की भी जो जंग है वो लड़नी थी, लेकिन वहां पर भी आप देख रहे हैं कि अंतर्विरोध है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर क्या होगा इसको लेकर के तो एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है इस समय। तो क्या ये जो परिस्थितियां हैं आपको लग रहा है कि एक सेफ ग्राउंड और दे रही भारतीय जनता पार्टी को या कोई चैलेंज पेश कर पाएंगे, कोई रणनीतिक तौर पर आपको दिख रहा है कि बड़ा परिवर्तन इन पॉलिटिकल पार्टीज में हो सकता है जो कि एक चुनौती के तौर पर हो 24 के अंदर चुनाव में? देखो चित्रांश से समझना कि ये विधानसभा इलेक्शन के बाद और हारने के इस बहुजन समाजवादी पार्टी मैं ये कह सकता तरीके से समाजवादी का चुनाव लड़ना 50% को पार्टी चुनाव देखा कि उनको एक भी तो जो और भाजपा क्या कर रहे हैं तो भाजपा से 2024 मंडल में कौन हो, किस जाति के लोग एमएलसीओं को किस तरीके से दी गई का फायदा 2024 से होगा, इस रणनीति को लेट हुआ है ये बात और लघु प्रभाव रही तो 2024 को है। और अभी भी मैं बता दूं समाजवादी पार्टी को ये भाजपा एक रणनीति जो इनके साथ 2022 करने का प्रयास करेगी, दर्जन भर नेता वरिष्ठ नेता हैं वो भी अभी उनको प्रयास और 2024 लगता है कि ऐसा न लगे 2022 के चुनाव लड़ा 50% चुनाव भी पेश न कर पाए, ऐसी रणनीति काम करती है। दूसरी बात के सारे कर दिया है वो भी एक है, क्या वो भाजपा की या भाजपा के या भाजपा के बैक को सहयोग दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी का प्रयास करेंगे छोटा बिजनेस। चलिए कंचन जी, अब जो बात यहाँ पर अभी राघवेंद्र जी ने उठाई थी उनका तो ये कहना था कि भाई देखिए चाहे ओवैसी की बात हो या किसी और की बात हो वो उनको तो जो करना था वो कर गए, और इसीलिए अभी भी जो परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के अंदर बन रही हैं या जो बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर आप लोगों को ही तो उसका सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। एक जो आरोप लगा रहे थे मैं उसका जवाब चाह रहा हूं, कंचन जी जवाब दीजिए। देखिए ना इद्रान जी कि ऐसा नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं आपकी बदौलत, ये तो आपको खुद को संभालने की आवश्यकता है कि आपकी वजह से किसी और को फायदा ना हो, लेकिन आप ऐसा कर ही क्यों रहे हैं कि दूसरों को फायदा हो जाए, ये अलग की बात होगी। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं जो कि हमारे राघवेंद्र जी कह रहे थे, दुबे जी कह रहे थे
कि जब हार जाए तो फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं आसरा खोजने लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आजम खान को लेकर के। आजम खान कभी भी ऐसा नहीं कि आप एक बार नहीं आ रहे हो, अभी नहीं आ रहे हो, पहले भी आ रहे हो। आजम खान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि उन्हें किसी बात से कोई तकलीफ है या वो पार्टी से जाना चाहते हैं या वो पार्टी से रुष्ट है, ऐसा कभी नहीं कहा। ये पहली दफा हो रहा है, तो ये आपको खुद अपनी कॉलर में झांकने की आवश्यकता है कि आखिरकार ऐसा आपने क्या किया है कि जिसकी वजह से आपका एक बड़ा नेता, जो कि मैं कह सकती हूँ जिनकी वजह से, जिन्होंने आपकी पार्टी पर नहीं, लेकिन गंजन जी एक थोड़ा सा करेक्ट करूंगा मैं। एक बार जब कल्याण सिंह के साथ हाथ मिला लिया था मुलायम सिंह यादव ने, तब भी नाराज हुए थे आजम खान, और उस बार हम लोगों ने देखा था क्या हुआ था। तो कुछ कुछ कमोबेश मुझे लग रहा परिस्थितियां वही, इसलिए आजम खान की नाराजगी दोबारा कह सकती हैं आपकी दूसरी बार देखने को मिल रही। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ ना कि वो केवल जाने के लिए तैयार हो गए हो। हाँ, एक नाराजगी अलग बात होती है, लेकिन वो पार्टी से अलग होने की उन्होंने तब भी बात नहीं की थी। लेकिन इस बार तो वो पार्टी से अलग होने की बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई ज्यादा ही विषय है। तो अखिलेश जी को ये समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार वो ऐसा क्या कर रहे हैं। और फिर केवल आजम खान की बात नहीं है, ये तो सभी जगह से आवाज आ रही है ना कि वो जिस विशेष तबके की वजह से जाने जाते हैं, वही तबका पूरा नाराज हो रहा है। उनको दिख रहा है कि वो राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। केवल कहने के लिए ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। आजम खान साहब का कोई बयान आया क्या? कोई आया नहीं, तो टिप्पणी क्यों करना? आजम खान साहब यहाँ जाना अच्छा मुझे बताइए राघवेंद्र जी, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर क्या कोई भी बात अपने मन से कहते हैं? वो यूं ही रख सकते हैं क्या? देखिए बहुत सारी बात है, जो भी बात आजम खान की हम लोगों तक पहुंचती है वो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर के जरिए ही आती है। और वो पब्लिक ओपन एक जलसा है जिसके अंदर वो बोल रहे हैं, वो वीडियो सबके पास है। वो ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई जारी किया हुआ वीडियो है, वो आपका ही है, खुद का है, नाराजगी है। बताइए। आज आजम खान साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, सब जानते हैं। उन्हें अपनी बात रखनी होती है, वो बात रखते भी है, बड़ा मुखरता के साथ बात रखते हैं। कोई ऐसा नहीं है उनके किसी मीडिया कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है उनको। उनकी बात जो भी जाएगी वो तो उन्हें कहना होगा, वो कहेंगे, और वो निश्चित रूप से कहते भी हैं। ये हालात थे जब चुनाव चल रहा था, आपने देखा होगा अखिलेश जी को सदस्यता बंद करनी पड़ेगी, बीजेपी के लोग इधर ना है। स्थितियां परिस्थितियों के ऊपर होता है ना। वो लग रहा था समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है तो इनके विधायकों को रोकना पड़ा कि भाई हमारे में मत आओ, अब बंद कर दिया हमने। तो ये स्थितियां परिस्थितियां जब लगा के हार गए तो बहुत सारे रही बात। अगर राघवेंद्र जी सारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक ले लेते तो फिर अपने जो पुराने लोग थे उनको कैसे टिकट देते? अभी तो 122 आई, पता नहीं पुराने आते कितनी और सीटें मिलती हैं आपको। वही कह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो आपके अपने अंदर की आवाज थी ना, वो तो आपको सुनना ही पड़ेगा। पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं देंगे क्या? इसका मतलब क्या पूरी सारे भाजपा के बिल्कुल विधायक इनसे नाराज थे? और पहली बार हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सारे विधायक बैठ गए थे, 100 से ज्यादा विधायक बैठे थे ना धरना। पहली बार ही हुआ था पिछली सरकार में, सरकार के खिलाफ बैठ गए थे, योगी जी के खिलाफ बैठ गए थे। तो ये नहीं कहा जा सकता ये सारे नाराज थे, पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने। चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा को भी यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि पार्टियों के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर क्या असर होगा, इसके लिए समय का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।